मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम ऊकालोध्रसपूतः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। ऊकाल अकारांत पुंलिंग, ऊकाल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अच चकारांत पुंलिंग, अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अकारांत पुंलिंग, ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊकाला में है तीन ऊ का समावेश है। उश्च 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 इति वह, ये एक शेष हो गया। जैसे रामश्च रामश्च रामस्ति रामा होता ना, जैसे उश्च 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 इति वह, और फिर वाम कालः उकालः और उकालः कालो यस, माने वाम काल इव कालो यस। उ माने एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ और त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है। जिस अच का उस अच की जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो ये जो बहुब्री समास है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में भी समास है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतश्च, ह्रस्व दीर्घ प्लुत समाहार द्वंद्व समास है। वैसे समाहार द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में होता है, परंतु यहाँ पर पुंलिंग है। ये जो पुंलिंग जो निर्देश है, ये इस बात को बताता है कि कहीं कहीं पर समाहार में जो है नपुंसकत्व का जो अभाव होता है, ये यही सूत्र ज्ञापित करता है। तो अर्थ हो गया कि उ इत्येवं कालो योच स यथा संख्यम ह्रस्व दीर्घ संज्ञको भवति। अर्थात वही हुआ कि वाम काली व कालो यस, माने एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ और त्रिमात्रिक उ, इनके उच्चारण काल के समान जिन अच का उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा है। ये जो है तद्गुण संविज्ञान बहुब्री है, ये अतद्गुण नहीं है। दो तरीके के बहुब्री होता है ना, जी तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। जैसे एक तो है चित्रा गावो यश स चित्रगु, चित्रकबरी गाये हैं जिसकी, उसको चित्रगु कहते हैं। तो कब मैं कहूंगा कि चित्रगुम आनया, तो चित्रकबरी गाये जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति को लाएंगे, चित्रकबरी गाय को नहीं लाएंगे। परंतु दूसरा उदाहरण है कि लंब कर्णम आनया, तो लंब कर्णम आहवया इत्यादि। तो लंब कर्णम आने तो कि लंबौ कर्णौ यस्य, जिसके पास लंबे कान हैं, जिसके लंबे कान हैं उसको लंब कर्ण कहेंगे। तो जब मैं कहूंगा लंब कर्णम आनया, तो आप आनयन क्रिया के साथ वह लंबे कान सहित व्यक्ति को लाएंगे। परंतु चित्रगुम आनया कहेंगे तो वहां पर चित्रकबरी गाय सहित व्यक्ति नहीं आएगा, बल्कि चित्रकबरी गाय जिसकी है वह व्यक्ति आएगा। तो जिसमें वर्ती पदार्थ जो है वो उसका भी आनयन होता है, तो वर्ती पदार्थ था उस समास समस्त जो पद है, समास बहुब्री जो समास है, उसमें जो अलग अलग पद है उसके जो अर्थ है, उस अर्थ का भी अन्वय जब अन्य पदार्थ के साथ होता है तो वो तद्गुण संविज्ञान बहुब्री होती है। उसको तद्गुण संविज्ञान बहुब्री कहते हैं। और जब उसके साथ बने वर्ती जो पदार्थ है और समास समस्त पदार्थ में समास में जो अलग अलग जो पद हैं उनके जो अर्थ हैं, विग्रह वाक्य के जो अर्थ हैं, उनका जब अन्य पदार्थ के साथ अन्वय नहीं होता है तो अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री होता है। तो उ कालह में जो है वाम काल इव कालो यस्य, एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसको जो है उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञकः भवति। तो यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान मान करके उ सहित, जैसे लंबे कान सहित वह व्यक्ति का ग्रहण होता है, ऐसे ही एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ
ऊ इसके सहित अन्य और जो अच है उस सब का ग्रहण होगा। यदि हम इसको अतद्गुण संविज्ञान मानेंगे तब तो अतद्गुण संविज्ञान मानने में ये होगा कि जैसे चितकबरी गाय में चित्रा गावो यस चित्रगुहु, तो चित्रगु का जब आनयन होता है, लाया जाता है, तो चितकबरी गाय उसके साथ नहीं आता। ऐसे ही ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, तो अन्य पदार्थ में तो सभी अच तो आ जाएंगे परंतु ऊ छूट जाएगा। एक मात्रिकु, द्विमात्रिकु, त्रिमात्रिकु ऊ छूट जाएगा। वैसे ही जैसे चितकबरी गाय छूट जाते हैं तो फिर ये दोष आने लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान माने अतद्गुण संविज्ञान के द्वारा हम शंका कर रहे हैं कि भाई जो अतद्गुण संविज्ञान अर्थात ये है कि एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस वर्ण का जिन वर्णों का उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है। तो अन्य जितने भी ऊ को छोड़ करके और जितने भी अच है अ, ई, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ सबकी तो ह्रस्व दीर्घ संज्ञा होगी जो भी है, परंतु ऊ की नहीं होगी क्योंकि ऊ तो वर्ती पदार्थ है, समास में युक्त पदार्थ है, चित्रा गावो यश चित्रगु की तरह। तो फिर उत्तर दे रहे हैं कि भाई अतद्गुण संविज्ञान मान करके शंका किया गया, तद्गुण संविज्ञान मान करके समाधान किया गया। समझ गए जी? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया? कट गया। आप समझ गई जी? और दूसरा है, आप समझे जी गुरुकुल वाले? हेलो, समझ में आया? चलो, सुनाई नहीं दे रहा है उस लोगों को शायद। अब जो है दूसरा समाधान, एक तो ये समाधान हुआ, दूसरा है कि यहाँ पर ऊ जो है एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ जो है, यहाँ पर ऊ जो है अनुकरणवाची शब्द है। अनुकरण माने अनुकरणवाची ये ऊ है। तो कुक्कुट जो है, मुर्गा जो है, प्रातः काल जो सुबह में उठता है और कुकरू कू करता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसा विद्वान समाधान देते हैं कि जब महर्षि पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, प्रातः काल सुबह में ध्यान कर रहे थे, प्रातः काल तपस्या कर रहे थे इसके लिए, तो उस समय जो मुर्गा का आवाज आया तो उनको एक उदाहरण जो है मस्तिष्क में आया, कुकरू कू, तो उस ऊ का यहाँ पर अनुकरण किया गया हुआ है, वह अच का अनुकरण नहीं किया गया है। तो उसका उदाहरण दे करके उदाहरण दिया है कि वो मुर्गा कुक्कुट जो मुर्गा कुकरू कू, तो उसका ऊ लिया और उसके एक मात्रिक जैसे पहले बोला, दूसरे बार बोला, तीसरे बार बोला, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ऊ के उसके उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल, तो अच में अ, ई, उ, री सब आ गया, तो उसकी क्रम से ह्रस्व संज्ञा होती है। तो कुक्कुट के जो रव है, जो कुक्कुट के रव माने आवाज शब्द, उसका अनुकरण यहाँ पर किया है, उसके माने उसके शब्द का यहाँ पर अनुकरण किया है और उसके माध्यम से ये बता रहा है कि जितने भी अच है इसी के समान जिसका उच्चारण होगा उस सबको क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। समझ गए जी? हाँ, तो ये गुरुकुल वाले को समझ में आया? इसका उदाहरण है सदिच्छत्रम, मधुच्छत्रम, ह्रस्व का, दीर्घ का है कुमारी गौरी और प्लुत का है देवदत्त अत्र अन्वसी। ये तो दधिच्छत्रम, दधिच्छत्रम जो है यहाँ पर दधि शब्द है और छत्र है, तो दधि में ई जो है इकार जो है एक मात्रिक मतलब इकार है, एक मात्रिक जो है दधि का ई, एक मात्रिक जो है माने उकार वाला है। माने कहने का अभिप्राय है कि उ के जो प्रथम उच्चारण काल है माने उकार का जो एक मात्रिक उकार का जो उच्चारण काल है उस वाला है। तो
यहाँ पर जो है दधी है और छत्र है और छेच छकारे परतः ह्रस्व से तुक आगमो भवती। छकार के प्रत्यय ह्रस्व को तुक आगम होता है। छेच पहले पढ़ाया नहीं हूँ कि पढ़ाया हूँ जी? तो छकारे परतः ह्रस्व से तुक आगमो भवती। तो तुक आगम होता है। तो यहाँ पर ह्रस्व को तुक आगम हो गया। तुक कहाँ होगा? तो आद्यंतो टक्तो टित आद्यंतावयवस्तो यस्योक्तो तस्य क्रमात् आद्यंतावयवस्तः। तो यहाँ पर कित है तो अंतावय होगा। तो दधी तुक छत्रम अनुबंध लोग दधी त छत्रम। अब इसके स्थान पर इसके आधार पर फिर जो है इसके बाद जो स्तोषनासु से तो को च हो गया तो दधी छत्रम बन गया। ऐसे मधु छत्रम बन जाएगा। समझ गया जी? वो ठीक है। तो परंतु यहाँ पर दधी में जो ई है वह ह्रस्व है। तो ह्रस्व का प्रयोजन क्या है? कोई को प्रयोजन दिखाने के लिए छत्रम को रखना जरूरी है ना जी? या अन्य और भी कोई उदाहरण हो सकता है। यहाँ छत्रम है तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक है ना जी? ओ ह्रस्व है। हाँ तो ह्रस्व है ये एक मात्र की है तो इसकी ह्रस्व संज्ञा है। परंतु ह्रस्व संज्ञा जो की गई उसका प्रयोजन क्या है? जी क्योंकि जो है ह्रस्व का क्या प्रयोजन है? क्योंकि ऊ कालो ध्रस दीर्घ पुता जो ह्रस्व है तो उस ह्रस्व का क्या प्रयोजन है ये बताना पड़ेगा ना। नहीं तो नहीं उसका अलग है। उसका अलग है। उसका तो वहां पर बताएंगे। तो दधी छत्र मधु छत्रम समझ गए ना जी? ह्रस्व होने के कारण तुक आगम हो गया। ह्रस्व को तुक आगम हो गया वो क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व से प्रतिकृत से ह्रस्व की और तुक की अनुवृत्ति आ रही है। और छेच बोलते हैं छकार के प्रथा ह्रस्व से तुक आगम होती। छकार के प्रति ह्रस्व को तुक आगम होता है। तो तुक जो आगम हुआ अंतावयव जो हुआ तो वह ह्रस्व क्या है? तो ऊ कालो ध्रस कहा कि उ इत्येवं कालो यच माने इत्येवं कालो योच क्रमात् ह्रस्व संज्ञा स्यात्। उ इसके उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसके क्रम से ह्रस्व संज्ञा होती है। अब आगे कुमारी। कुमारी है। कुमारी की जो है ज्ञा प्रातिपदिका क्योंकि कुमारी ज्ञंत है ना जी? प्रत्यांत है। तो कुमारी जो प्रत्यांत है तो ज्ञा प्रातिपदिकात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी नहीं क्योंकि प्रत्यांत होने के कारण वयसी प्रथमे है ना जी? उससे गीप हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कुमारी जो है गीप कुमार से कुमारी बन गया। र में अकाय स्थिति से लोप हो गया तो कुमारी बन गया। तो कुमारी प्रत्यांत है इसलिए प्रत्यांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा इसके नहीं से सीधे ज्ञंत से यहाँ पर सु आ जाएगा। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो? कट जा रहा है वहां पर जो है ना खराबी है। अरे को आज कुछ नहीं सुनाई दे रहा उस लोग को। हेलो हेलो और नमस्ते। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है कि नहीं? दो तीन मिनट पहले ही कट गया था। दधी छत्रम मधु छत्रम समझ गया? नहीं समझ में? मैंने दधी और छत्र में छेच
से छकार के प्रत्यय ह्रस्व को तुकागम हो गया, तो दधी में ई ह्रस्व है, ह्रस्व किसे कहते हैं, तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो दधी तुक छत्रम है, और तुक काल मन लोग तो त हुआ, दधी त छत्रम, इसको सुना सु से त को च हो गया, दधी छत्रम हो गया। ऐसे मधु छत्रम हो गया, मधु में ऊ है, उसको जो है छेचा से छकार के प्रत्यय ह्रस्व को तुकागम हो गया, और इस हो गया तो मधु छत्रम बन गया। समझ गया? हाँ जी। हाँ, आगे कुमारी। मैं बोला कि कुमारी जो शब्द है, तो कुमारी ज्ञंत है, नीप बने वयसी प्रथमे जो सूत्र है कि प्रथम वयस में जो है फिर वह प्रातिपदिक से जो गीप प्रत्यय हुआ ना, कि वो गीप या देख लेंगे क्या है उसमें, उस वयसी प्रथमे में। तो यहाँ पर कुमारी प्रत्यय, अजय वो इतने दूर हो को नहीं समझ में आ रहा है, दूर से बोल रहे हो ना। हाँ, ज्ञात है, इसलिए ज्ञान प्रातिपदिका से प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान प्रातिपदिका से सीधे सु आ जाएगा। तो कुमारी सु है, और कुमारी सु में कुमारी जो है दीर्घ है, कुमारी में ई दीर्घ है, इसलिए जो है कुमारी सु क्या करो, मतलब कुमारी स हुआ, इस पर जो हल ज्ञान श्रुति से प्रत्यमल हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ, दीर्घ जो है ज्ञंत और आवंत के साथ संबंध है, तो हलंत से उत्तर, ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, श्रुति सी अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है, तो ये न्यंत दीर्घ है ना जी। कुमारी नी अंतवात ज्ञंत दीर्घ है, इस ज्ञंत दीर्घ जो ई है उससे ज्ञंत हो गया कुमारी। हाँ, कुमारी का ज्ञंत और ज्ञंत कुमारी हुआ, और ज्ञंत जो दीर्घ है ई या गी अंत वाला जो है, तो ज्ञंत या ई में ही एक आद्यंत कस्मिन ज्ञंत मान लेंगे, तो ज्ञंत दीर्घ से उत्तर सु का लोप हो गया, अप्रयुक्त हल का लोप होता है, सूती सी अप्रयुक्त काल प्रत्यय, तो यहाँ पर स का लोप हो गया है। दीर्घ किसे है, तो उकालो झस दीर्घ, इसलिए सु का लोप है तो कुमारी बन गया। इसी तरीके से गौरी बन जाएगा, मैंने सु का लोप हो जाएगा सूती सप्रयुक्तम हल से। बस इतना ही इसमें विशेष है दीर्घ का। समझ गए जी सभी? आगे है प्लुत, तो देवदत्त अत्र न्वसी, हाँ, देवदत्त अत्र न्वसी, तो बोलते हे देवदत्त तुम यहाँ हो, तो यहाँ पर जो है देवदत्त अत्र तो नसी, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए एक सूत्र है देवदत्त अत्र नसी, तो इसमें जो प्लुत हो जाता है, प्लुत धात होता है, प्लुत अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो हो, 8-2-105 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8-2-105 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 105 नंबर सूत्र है। निकाल लिया? अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो हो, निकाल लिया? श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, सब निकाल लिए? हाँ, तो अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो हो, तो अनंत्यस्य अकारांत नपुंसक लिंग, अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अपि अव्यय पद है, प्रश्नाख्यानयो हो, तो अकारांत नपुंसक लिंग प्रश्नाख्यान शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। अब जो है समास है न मन अंते भव, अंते भवम अंत्यम, न अंत्यम अनंत्यम, जो अंत में होने वाला नहीं वो अनंत्य है, तस्य अनंत्यस्य। और प्रश्नाख्यान में समास है प्रश्नश्च आख्यानम चति, प्रश्नाख्यान तो प्रश्नाख्यान इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही है, वाक्यस्य ते प्लुतः, वाक्यस्य ते प्लुतः, माने वाक्य, ये जो है
अनुवृत्ति जो आई है वाक्यस्ते प्लुत उदात्त, इसमें से उदात्त को हटा करके वाक्यस्ते प्लुत मैंने प्लुत, इसकी 8-2 जो 82 है, इससे अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है इसमें ये इसी के ऊपर जो सूत्र है स्वरित माम रेडी तसूया सम्मति कोपकुत्सनेशु, 8-2-103, उसमें से स्वरितम की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी। और पदस्य का अधिकार तो चल ही रहा है, अष्टम अध्याय पहला पाद का जो सूत्र है, अष्टम अध्याय पहला पाद का जो सूत्र है पदस्य पदार्थ पदस्य 8-1-16, उससे पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि वाक्यस्य देवदत्र अत्र अन्वसी, ये वाक्य हो गया। तो वाक्यस्य अनन्त्यस्य अपि पदस्य टेः स्वरितः प्लुतो भवति, स्वरितः प्लुतो भवति प्रश्ने आख्याने च। प्रश्न और आख्यान अर्थ में, प्रश्न और आख्यान होने पर जो है स्वरित प्लुत होता है। प्लुतोदात्त माने स्वरित प्लुत होता है, प्लुत ने स्वरित प्लुत होता है, माने प्लुत स्वरित होता है या स्वरित प्लुत होता है, कुछ भी कह दीजिए। तो बोल रहे हैं कि वाक्य जो है वाक्यस्य अनन्त्यस्य, तो वाक्य क्या है? वाक्य है देवदत्त अत्र अन्वसी, देवदत्त तुम यहाँ हो, तो देवदत्त अत्र अन्वसी तो प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, या तो प्रश्न होना चाहिए या आख्यान होना चाहिए। आख्यान माने कथन। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है देवदत्त अत्र अन्वसी, तो ये अनंत्य जो अंत में नहीं है, तो देवदत्त अत्र अन्वसी, तो अन्वसी जो है अंत में है, अत्र भी अंत में है, देवदत्त जो है अनंत्य है। तो अनंत जो वाक्य से वाक्य के अनंत जो पद है, तो अनंत पद है देवदत्त, उसका जो टी भाग है, उसका जो टी भाग है उसका प्लुत स्वरित होता है, उसका जो टी भाग है उसको प्लुत स्वरित होता है। तो देवदत्त अत्र अन्वसी वाक्य है, इसका अनंत पद है देवदत्त, और अनंत पद के जो टी भाग है तो अचोन्त्यादि टी, अचो के मध्य में जो अंत्य वह आदि है जिसके, तो वह टी भाग हुए तकारोत्तरवर्ती अकार, उसको स्वरित हो जाता है और प्लुत हो जाता है। तो प्लुत क्या है? तो उकालो झसदीर्घ प्लुतः, तो प्लुत हो गया और स्वरित हो गया। तो के ऊपर जो है क्या है, ऊपर खड़ी लकीर हो जाएगा। समझ गए जी? हाँ, तो ये है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर जो है प्लुत स्वरित हो गया। समझ गए जी सभी? गुरुकुल वाले समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर प्लुत का उदाहरण दिया, पर तो स्वरित भी है, सो ध्यान रखिएगा। अब प्लुत क्या है? तो उकालो झसदीर्घ हो गया। अब इसके पश्चात जो है देवदत्त, तो देवदत्त जो है इसके आगे संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, तो सु आया, और उसको ससु से जो रू कर देंगे, र हुआ अनुबंध लोप करके, फिर भो भगो अगो अपूर्व से योसी, कि भो भगो अगो और अवन पूर्व में है जिसके, उसके यकार, उसके जो रेप है उसको यकार हो जाता है। भो भगो अगो पूर्व से यो अशी, तो भो भगो अघो अपूर्व से, भो भगो अघो और अपूर्व में इस सूत्र का अर्थ बताया हूं कि नहीं बताया हूं?
तो भो भगो अगो पूर्व से कभी बताया हुआ उन्होंने कि नहीं? नहीं बताया। अच्छा, तो वैसे देख लीजिए, बहुत सरल अर्थ है। 8, 3, 17 नंबर है, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का जो है 17 नंबर सूत्र है। 17 जी, 8, 3, 17 निकाल लो, गुरुकुल वाले भी ब्रह्मचारीगण निकाल लीजिए। 8, 3, 17 भो भगो अघो पूर्व से योसी, निकाल लिए? हाँ, तो हो गया भो भगो अघो पूर्वस्य। तो अकारांत पुंलिंग भो भगो अघो अपूर्व शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। यह जो है अकारांत पुंलिंग, यह शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अशी शकारांत पुंलिंग अश शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास हो गया भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आह, और भो भगो इतरेत योग द्वंद्व हो गया। और भो भगो अघो आह पूर्वाह यस्य स भो भगो अघो अपूर्व अपूर्व माने अपूर्व तस्य भो भगो अघो पूर्वस्य माने इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ भी समास हो गया। माने भो शब्द, भगो शब्द, अघो शब्द और अवर्ण शब्द माने अवर्ण पूर्व में है जिसके जिसके पूर्व अवयव भो भगो अघो और अ हो, उस पूरे को कहेंगे माने भो भगो अघो अपूर्व। तो और यो अशी है, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य। अब ऊपर से जो है, ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, रो सुपी जो है, इसके ऊपर जो रो सुपी है 8, 3, 16 से रोह की अनुवृत्ति आ रही है। और रोरी रो सुपी से रो की अनुवृत्ति आ रही है, और रोरी जो है उससे रह की अनुवृत्ति आ रही है। रोरी जो है उससे रह की अनुवृत्ति आ रही है। 8, 3, 14 नंबर सूत्र से रह की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? हो गया भो भगो अघो और माने भो भगो अघो और अवर्ण पूर्वस्य, भो भगो अघो इत्येवं पूर्वस्य और अवर्ण पूर्वस्य च रोह रेफस्य स्थाने यकारादेशो भवति अशी परतः। अशी है सप्तमी लोग, अशी परतः भो भगो अघो अपूर्वस्य रूह अपूर्वस्य रोह रेफस्य यकारादेशो भवति। अश के परिणते भो भगो अघो पूर्व में है जिस रेफ के र के उस जिस रू के र को यकार आदेश होता है। समझे जी? अपूर्व में है जिसके, तो जिस रेफ के पूर्व में अ है या भो है, भगो अघो है, इसमें से कोई भी, तो उस रू के र को य होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि देवदत्ता सु है, सु को रू हो गया, तो अवर्ण पूर्व में प्लुत जो अ है वो अवर्ण पूर्व में है इस र के, इसलिए उस र को क्या हो गया, उस र को य हो गया। अश परे है, अश परे है, अत्र का अश परे है, तो य हो गया। य होने से लोप साकल्य, साकल्याचार के वक्त में वकार यकार का लोप होता है, तो य का लोप हो गया है। तो हो गया देवदत्त, य का लोप हो गया। समझ गया जी? देवदत्त अत्र अन्वसी, ये बन गया। समझे जी? न्यसी माने हो, असी है ना, हाँ अस धातु है, न्यसी हो गया ना। न्वसी है कि क्या चीज है? अभी बता रहा हूँ। ये जो है उदाहरण है कि देवदत्त अत्र न्वसी, न्वसी है, न्यसी नहीं है, नु असी। हाँ, तो नु तो अव्यय है निश्चित अर्थ में, नु जो है निश्चित अर्थ में है। समझ गए? क्या तुम यहाँ हो?
इसका मतलब ये हुआ त्वम अत्र असि, ये हो गया देवदत्त त्वम अत्र असि, ये हो गया जी जी। तो ये हो गया। अब आगे है आगे है अचश्च, अचश्च चकारांत पुल्लिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। अनुवृत्ति अच उकालो से अच के मृत्यु आ रही, ह्रस्व के मृत्यु आ रही है। ये परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषा है और स्थानीय नियमार्थ है, स्थानीय को नियमित करने के लिए है कि हो गया। अर्थ हुआ कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अच इति एतत् पदम द्रष्टव्यम या उपस्थितम द्रष्टव्यम। मने जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया गया हुआ हो, वहां पर ये अचह पद पहुंच जाता है, ये इसका अर्थ है। समझ गया जी? क्या बताया? अचह स्थाने भवति, मने ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अचह स्थाने ह्रस्व दीर्घ प्लुता भविष्यन्ति, माने अच के स्थान। हाँ जैसे हाँ जी, जैसे इको गुण वृद्धि है ना जी, कि जहाँ गुण और वृद्धि शब्द होगा वहां पर गुण का पद पहुंच जाएगा ना, गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अचह ये पद पहुंच जाएगा। तो इसी के आधार पर मैंने बताया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अचह इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। वहां पर अच ये उपस्थित पर ये जानना चाहिए, उपस्थित जानना चाहिए। समझ गए? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? और समझ गए जो मैं बोला? हाँ, और प्रस्थांति में जो अर्थ दिया है वो दिया है ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमानो योच स अचह एव स्थाने भवति। भाव वही हुआ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इसके माने इत्येवं विधीयमानो, माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये विधीयमान जो अच है, ये विधान किए ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये अच है, इस प्रकार जो विधान किए जाने वाला जो अच है वह अच के स्थान पर होता है। माने ह्रस्व ऐसा विधान किया जाएगा, दीर्घ ऐसा विधान किया जाएगा कि दीर्घ हो, अच हो, माने ह्रस्व हो, दीर्घ हो और प्लुत हो। ऐसा जो विधान किया जाने वाला जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच है वह अच के स्थान पर होता है। यही का मतलब मैं जो कहा उसको अपनी भाषा में ऐसा कर है। उदाहरण है अतिरी अतिनु उपगु, ये है अतिरी अतिनी अतिनु उपगु। तो यहाँ पर जो है ये परिभाषा सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? परिभाषा सूत्र है, स्थानीय नियम करने के लिए है। भाई निर्णय नहीं है कि कहाँ हो ह्रस्व इत्यादि, तो वहां पर स्थानीय को नियमन करने के लिए है यहाँ पर। तो जैसे अतिरी है, अतिनु है और अतिरी कुलम अतिनु कुलम उपगो इत्यादि, गो समीपमित उपगो। तो हमने पीछे जो है आपको अतिरी की सिद्धि बताया था ना जी? अजय हमने आपको अतिरी की सिद्धि पीछे बताया हुआ था। अतिरी कुलम, जिस कुल ने मने अतिक्रांतम रायम यत कुलम तत्कुलम अतिरी कुलम, मने
जो कुल राय रे धन को अतिक्रांत कर गया है, धन का उल्लंघन कर गया है, उसको अतिरी कुलम कहेंगे। समझ गए जी? तो उसमें जो रई अम और अति सु है, अत्यादय क्रांता व्यर्थे द्वितीया, इस वार्तिक से जो है समास हो गया है। समास होने से कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा फिर सुपोधाता से मुख हो गया, तो रई अति है। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी जो है उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास विधायक सूत्र अत्यादय क्रांत्यादय द्वितीय में अत्यादय प्रथम व्यक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई। और उपसर्जन से उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन की पूर्व में प्रयोग होता है। तो अति का पूर्व में प्रयोग है, तो अति रई ऐसा हो गया। अब अति रई इस स्थिति में जो है ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। अतिरई ये नपुंसक लिंग है, इस नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है इसको ह्रस्व कह रहा है। तो अब यहाँ पर ह्रस्व कहाँ हो ये पता नहीं है, सीधे कहा कि ह्रस्व हो, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक के स्थान पर ह्रस्व हो। तो अतिरई ये प्रातिपदिक है, इसके स्थान पर ह्रस्व हो तो कहाँ हो? तो फिर जो है अचश्च, वहां पर ये कहते हैं कि अजंत अचश्च माने अच के स्थान पर हो। तो अच के स्थान पर हो का मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पर नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य, यहाँ पर अचह की उपस्थिति हो जाएगी और प्रातिपदिकस्य का विशेषण हो जाएगा अचह। अचह उपस्थित हो गया तो अर्थ हो गया कि नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य, अलंतस्य प्रभाषक को उपस्थित कर लीजिए कि अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अल स्थाने ह्रस्व भवति। समझ गया जी? तो यहाँ पर अजंत है, अतिरई अजंत है, अजंत प्रातिपदिक का अंतिमल है ऐ, उसके स्थान पर ह्रस्व होगा। तो ऐ को ह्रस्व क्या हो? तो स्थानांतरतम परिभाषा के अनुसार जो है, जो ए और ऐ के स्थान में जो है, हाँ माने जो है वैसे माने ए ऐ के स्थान पर जो और ई प्राप्त हुआ ना जी, ए के स्थान पर और ई प्राप्त हुआ और ओ के स्थान पर जो है अ और उ प्राप्त हुआ, तब जो है एच ह्रस्वादेश से कर रहे हैं कि ह्रस्वादेश से कर तब भी एच स्थान एक भवती, तो एच के स्थान पर एक ही होता है। तो यहाँ पर ऐ को ई हो गया, तो अतिरी बन गया। समझ गए? अतिरी बन गया। तो और सु आ गए, यत कुलम, जो कुल राय धन को अतिक्रांत कर गया है, आगे बढ़ गया है, अतिक्रांत, हमने जितना धन चाहिए उससे ज्यादा आगे बढ़ गया, जितना उसने जो है, या मान लीजिए दो व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति दौड़ रहा है, उसमें एक आगे बढ़ गया तो दूसरे से अतिक्रांत हो गया ना जी। तो दो जैसे दो कुल है, दोनों कुल धनवान है, परंतु उसमें से एक धनवान जो है इतना धन कमाया कि वह पीछे दूसरे वाला जो कुल है उससे आगे बढ़ गया, उसका उल्लंघन कर गया उसके। हाँ जी, हाँ, तो धन का उल्लंघन किया है दूसरे कुल के, समझे? तो ये है। तो अतिरी सु आया, सु आकर के समूढ़ नपुंसक अंग से उत्तर सु हम का जो है लुक हो जाता है, लुक क्या प्रत्यक्ष लोपा, तो अतिरी हुआ, अतिरी कुलम। समझ गए? इसी प्रकार जो है अतिनुकुलम, इसी प्रकार क्या हो जाएगा जी?
अतिनुकुलम, नावम अतिक्रांतम कुलम, जो कुल नौका को अतिक्रमण कर गया, नौका विहार 2 कुल कर रहा था, उसमें से एक कुल ने जो है एक दूसरे कुल वाले से आगे बढ़ गया नौका विहार में। है तो जिस कुल, हाँ जी कर सकते हैं, परंतु वहां पर बताना पड़ेगा ना कि उपसर्जनम पूर्वम करने के लिए, तो आप कर देंगे तब भी वो विधान करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम यदि क्या बोलते हैं कि नावम अतिक्रांतम में जो है नौ अम अति सु करते हैं और फिर अत्यादय क्रांत से समास करते हैं, फिर जो है प्रथमांत समास पूर्वम से जो है उपसर्जन संज्ञा होती है अति की, और फिर जो उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में हो गया। पहले कर देंगे तब भी जो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ये फिर कोई कहेगा ना कि अति ही आपने पहले क्यों किया, रई आपने क्यों नहीं किया, मैंने क्या बोलते हैं नौ आपने क्यों नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं ना जी। तो उसका ये समाधान है। तो नौ अम अति सु फिर लोप इत्यादि करके और उपसर्जन पूर्वम करके जो है हो गया अति नौ। अब ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक जो है उस मन अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, वहां पर अच सौ प्रतीत हो गया। मन नपुंसक वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है तो ह्रस्व किसके स्थान पर हो, तो अच के स्थान पर हो। तो अजंत जो प्रातिपदिक है उसके अंतिमल के स्थान पर हो गया, ह्रस्व को उ हो गया। तो अतिनु सुआ करके फिर स्वर्ण नपुंसकात से लुक फिर प्रत्यय लुक हो गया, तो अतिनुकुलम हो गया। समझ गया जी, स्थान से हुआ। और ऐसे उपगु है, गो समीपम उपगु, गाय के समीप, गो समीपम उपगु, तो गो गस और उपसु है। इस अवस्था में जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव असंप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात पूर्व योग पद सादृश संपत्ति साकलिंग वचन, तो अव्ययम विभक्ति समीप अर्थ में है यहाँ पर। समझ गया जी। उप प्लस गो कर सकते हैं, गो प्लस उप भी कर सकते हैं, परंतु वहां पर करना पड़ेगा कि यदि कोई पूछेगा कि भाई मन वही है, तो इसलिए याद रखने के लिए गो गस उप सुख कीजिए और इसके पश्चात फिर जो है अव्यय विभक्ति से उसका समास हो जाएगा। फिर समास होने से जो है समान प्रातिपदिक, फिर गो उप है, उसके पश्चात फिर जो है इस स्थिति में प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्ट जो पद है समास विधायक सूत्र में, तो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति, इसमें अव्ययम प्रथमान निर्दिष्ट है, तो उसके द्वारा जिसको संकेत किया गया, उसके द्वारा जिसको उप को बताया गया है, तो उप को पूर्व में प्रयोग है, उप गो ये हो गया। अब इसके पश्चात जो है फिर वही ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य नहीं, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नहीं होगा। गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, समझे जी। गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, ये तो घट रहा ना, निकाल लीजिए। 1, 2, 48 नंबर सूत्र होगा। 48 गो स्वरूप सर्जनस्य। तो गो स्वरूप सर्जन क्या कहता है, गो स्त्रियो हो, तो स्त्री है, ईकारांत स्त्रीलिंग गो स्त्री शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, उपसर्जन से अकारांत नपुंसक लिंग उपसर्जन शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। समास है गौश्च स्त्री च इति, गौ माने गौश्च स्त्री च इति गो स्त्रियो तयो गो स्त्रियो हो, इतरेतरयोग द्वंद्व हो गया। ऊपर से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है, प्रातिपदिक की आ रही है। तो उपसर्जनस्य जो है ना जी, तो उपसर्जनस्य गो शब्दांत से प्रातिपदिक, गो विशेषण है प्रातिपदिक का, उपसर्जन गो शब्दांत से तद विधि हो गई है, इसलिए उपसर्जन गो शब्दांत से प्रातिपदिक और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत से प्रातिपदिक
अचः स्थाने ह्रस्वो भवति, ऐसा अर्थ हो गया। तो उपसर्जन एक होता है, अनुपसर्जन एक होता है। उपसर्जन माने गौण, उपसर्जन माने क्या होता है जी? गौण। तो यहाँ पर जो है देखिए कि गो समीपम, गाय के समीप, प्रधानता किसकी है? गाय की प्रधानता है कि समीप में जो वस्तु है उसकी प्रधानता है? समीपता के समीपस्थ जो वस्तु है, इसलिए गो की प्रधानता नहीं है, इसलिए गो उपसर्जन हो गया कि नहीं? तो उपसर्जन गो शब्दांत है। ये उपसर्जन गो शब्दांत, ये उपगो प्रातिपदिक है। तो उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन इसी प्रत्यांत, तो उपसर्जन गो शब्दांत है प्रातिपदिक, उसके स्थान पर रहो तो उसके अच के स्थान पर, तो अच तो उ और ओ है, यहाँ पर तो अच तो 3 है, इसलिए वहां पर भी अजंत, मान उपसर्जन गो शब्दांत से उपसर्जन इसी प्रत्यांत से च अजंत से प्रातिपदिक से, ऐसा अर्थ करेंगे तदंत विधि करके, समझे? अजंत से प्रातिपदिक अंत स्थाने ह्रस्वो भवति, ऐसा अर्थ होना चाहिए कि उपसर्जन गो शब्दांत से प्रातिपदिक से उपसर्जन स्थिर प्रत्यांत से च अजंत से प्रातिपदिक अंत स्थाने ह्रस्वो भवति। तो अंति बल के स्थान में ह्रस्व हो गया। स्थानांतरतम, स्थानांतरतम से जो है उ को ओ हो गया, एचि ह्रस्वा नहीं, तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया। तो ह्रस्व क्या होगा जी? उ को क्या होगा? ओ अ उ है तो अकंठ है ओ, तो इसमें औ में से कौन सा होगा? तो ओ के स्थान पर उ होगा। एच ह्रस्वादे से ई उ रील री, एच के स्थान में एक ह्रस्व होता है, तो एच ओ है उसके स्थान पर एक हो गया तो उ हो गया, तो उपगु हो गया। उपगु आगे सु है, सु आया, और सु का जो है अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा हो गई उपगु की, और अव्यय भाव अव्यय धातु से अव्यय धातु से सुप का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, तो हो गया उपगु। समझ गए जी? उपगु। आगे है उच्च उदात्त, उच्च उदात्त, उच्च अव्यय पद है, उदात्त कारण पुल्लिंग उदात्त प्रथम एक वचन है। उदात्त मन उच्च ही उदात्त भवति, तो उच्च ही उदात्त भवति का मतलब क्या हुआ जी? वहां पर जो है तालवादी, ये पहले बताया हुआ हूं कि तालवादी जो स्थान है, तालवादी माने उससे पहले और उसके बाद में, ये बीच में, इसलिए बीच से लिया, देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ से ग्रहण कर लिया, क्योंकि टोटल स्थान कितना है जी? कंठ, देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका, 6 है ना जी। और कंठ से पहले ऐसा भी मान लेते हैं कि जैसे जिह्वा, मूल, उरह प्रदेश, ऐसा भी मानते हैं ना जी उसको। हालांकि वह जिह्वा, मूल, उरह प्रदेश स्थान नहीं है उच्चारण का, परंतु ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। तो 8 यदि करेंगे तो 8 के, तो 8 में सबसे पहले हो गया उरह, दूसरा है जिह्वा मूल, तीसरा है कंठ, चौथा है तालु, पांचवा है मूर्धा, छठा है दांत, सातवां है ओष्ठ, आठवां है नासिका। तो बीच में क्या हुआ? तालु आया कि नहीं चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पर कौन सा स्थान आया? इसलिए तालवादी कह दिया। कंठादी भी कहा जा सकता था, परंतु यहाँ पर तालवादी क्यों कहा? कि तालवादी बस तालु बीच में है, दोनों तरफ ग्रहण कर लिया, तो ये देहली दीपक न्याय से पहले वाले को भी बाद वाले को भी ये ग्रहण करता है। कंठादी भी कहा जा सकता था, तो परंतु सिखाने के लिए समझे कि देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ उसका ये हो जाएगा। तो तालवादी जो स्थान है, इसको जो है कि समान भाग करना है, और उन समान भाग में ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न होगा, ऊपरले वाले भाग से उसकी उदात्त संज्ञा होगी, निचले वाले से अनुदात्त संज्ञा, और दोनों का मिश्रण होगा तो स्वरित होगा। तो अर्थ हो गया कि तालवादेषु सभागेषु
स्थानेषु ऊर्ध्वभाग, हाँ, ऊर्ध्वभाग निष्पन्नोच उदात्त संज्ञा स्यात्। मैं ताल्वादिषु सभागेषु ऊर्ध्वभाग निष्पन्नोच, ताल्वादी समान भाग वालों में उपरले वाले माने उपरले वाले भाग से जो निष्पन्न अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। ये तो ये भी हमने आगे बता दिया कि महाभाष्यकार कहते हैं कि आयामो उदाहरण मनुता कस्यति उच्चीकरण शब्द से मन आयाम है गात्रा नाम निग्रह, गात्रों का जो निग्रह है यह आयाम है। दारुण्य में स्वरंश से दारुण तारुक स्वर में रूखापन और अनुता खस्य कंठ समृद्धता, कंठ में समृद्धता, ये शब्द के उच्चीकरणी, शब्द के उदात्त स्वर वाला है। ये इसका मतलब ये हुआ। तो उसका उदाहरण है औपगवः ये ते के, ये है औपगवः ये ते के। तो यहां पर जो है औपगवः, औपगवा की जो सिद्धि पीछे बता दिया हूं कि उपगोह अपत्यम औपगवा है ना जी। तो उपगोह अपत्यम औपगवा, तो उपगु शब्द है और अण प्रत्यय है। तस्यापत्यम में जो है प्राग दिव्य तोड़, तो अण प्रत्यय है। तो उपगु अण तो उपगु अ और तदित संबंध से आदि को वृद्धि होता औपगु अ, फिर और गुण से गुण हो गया तो औपगो अ, फिर औपगवा, समझे जी। अब यहाँ पर जो है हमें स्वर सिद्धि करनी है, स्वर सिद्धि करनी है। तो पहले उपगु शब्द है, उपगु के लिए एक स्वर प्रकरण का सूत्र है फिशंतोदात्तः, फिट सूत्र है, समझे जी। क्या है फिशंतोदात्तः, क्या सूत्र है बोलो, फिट सूत्र के, हाँ, फिशंत उदात्त होता है, फिश का अंतावय उदात्त होता है। फिश कहते हैं प्रातिपदिक को, फिश का मतलब क्या है यहाँ पर जी, प्रातिपदिक। फिश माने मछली नहीं, फिश माने प्रातिपदिक। तो फिश जो है प्रातिपदिक, तो औपगव जो प्रातिपदिक है, मन उपगु जो प्रातिपदिक है, उपगु जो प्रातिपदिक है ये फिश है, इसका अंतावय उदात्त हुआ। तो उपगु का गकारोत्तरवर्ती, उपगु का गकारोत्तरवर्ती जो उकार है वह उदात्त हुआ और सब अनुदात्त हो गया। समझ गया जी। समझे। वो नहीं, प्रथम उकार नहीं, अंतिम उकार, उपु का जो गकार उत्तरवर्ती उकार है वह उदात्त हुआ, फिर संदोदात्त यह कहता। और ये तो प्रातिपदिक स्वर हुआ। अब उसके पश्चात जो है अण प्रत्यय किया। क्या किया जी, अण प्रत्यय किया। तो अण जो है आद्युदात्तश्च, प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, तो प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो अण प्रत्यय है उसका आदि उदात्त हो गया, अउदात्त हो गया। तो सती शिष्य स्वरो बलियान, जो शेष रखता है वह बलवान होता है जो बाद में। तो फिर संतुदात से वह अंतोदात था प्रातिपदिक, परंतु आद्युदात्त से जो है ये अण को उदात्त कर दिया, समझे जी, अण को उदात्त कर दिया तो अउदात्त हो गया। तो सती शिष्य से शेष स्वर बचा रहता है और सब हट जाता है, तो प्रातिपदिक का स्वर हट गया। तो उपगु अ, तो सब कुछ करके औपगवा, औपगवा, तो वकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर औ अनुदात्त है, पकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, गकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, परंतु वकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त है। समझ गए जी।
उदात्त किसे कहते हैं? तो उच्चैर उदात्त। आल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभाग निष्पन्नवाच उदात्त स्यात्, तो उसकी उदात्त संज्ञा। सभी को समझ में आया? शंका तो नहीं है ना जी? गुरुकुल वाले को शंका है क्या? अब समय हो गया, कोई शंका है? तो समझ गए? औपगवा में स्वर की सिद्धि समझ गए? आदि उदात्त से अण का उदात्त हुआ तो सब अनुदात्त हो गया, अनुदात्त पतंगोर्जम से। चलो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो है पाठ कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा, क्योंकि ये जो है ना 2 दिन पाठ नहीं चला था ना जी, तो आप लोग ऐसे ही मस्तिष्क बनाइएगा कि कल भी पाठ चलेगा और शनिवार को भी पाठ चलेगा। अच्छा शनिवार को बाहर जाना, ओ सॉरी शनिवार को बाहर जाना नहीं, जहाँ जाना है इसलिए कल ही पाठ चलेगा। हाँ कल चलेगा। चलिए जी, नमस्ते।